हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आपकी आज की क्लास उत्तराखंड टेट प्रीवियस ईयर 2020 की भाषा फर्स्ट हिंदी और भाषा सेकंड हिंदी की होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2020 में हिंदी के पूछे गए प्रश्न जो कि लैंग्वेज फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तुरशिखा पर थी अवराजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। सही, इस पद में कौन सा छंद है पूछा गया है। ठीक है, तो बताया गया है बसंत तिलका, द्रुत विलंबित, शिखरणी या उपेंद्र वज्रा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा छंद है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, द्रुत विलंबित छंद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पूछा गया अल्प प्राण के विषय में सही कथन है। हकार की ध्वनि वाले व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, स्वस्वर अल्प प्राण है, ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 का सही कथन हो जाएगा भयस्वर यानी सब स्वर अल्प प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पूछा गया देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है। करण तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो आपको बताना है कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 34 है किस शब्द में तद्वित प्रत्यय शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूछा गया किस शब्द में तद्वित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है नैतिक, लड़ाकू, चढ़ाई या लगाव। तो तद्वित प्रत्यय जो है वो नैतिक में जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। आपको नहीं का ध्यान रखना है, विशेष तौर पे पूछा गया कि उचित नहीं है पूछा। तो भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है, भाषा आनुवंशिक वस्तु है, भाषा यादृच्छिक संकेतों की व्यवस्था है, भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, पूछा गया नहीं है तो भाषा आनुवंशिक वस्तु है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, भाषा कोई आनुवंशिक वस्तु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है। पूछा गया व्याकरण क्या है। भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र, भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र, भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र। उपयुक्त सही। तो आपको बताना कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है पश्चिमी हिंदी की बोली है। आपको बताना अवधी, बुंदेली, बघेली या मेवाती। तो पश्चिमी हिंदी की बोली में अवधी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है, सरल वाक्य, विधि वाक्य, निषेध वाक्य या प्रश्न वाक्य। ठीक है, तो आपको बताना है कि अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है, तो वो नहीं है सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 39 है कहत नटत रीछत खिचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हुई सब बात। यह पंक्ति किस कवि की है, ये आपको बताना है। तुलसीदास, केशवदास, सूरदास या बिहारी। ठीक है, तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये पंक्तियाँ बिहारी की हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दिया गया संत काव्य में निर्गुण शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गुणों के पद में, गुणों में, या गुणों से मुक्त होना, या गुणों में बंधा होना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इनमें कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ठीक है, नहीं का आपको ध्यान रखना है। पूछा गया कौन सी रामधारी दिनकर की नहीं है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, भारत भारती, रश्मिरथी। ठीक है, तो ये जो भारत भारती ऑप्शन नंबर सी वो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 से 46 तक पद्यांश दिया गया है। कहा गया निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पद्यांश पढ़ लेते हैं। बिखरी अलकें जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, दो पदम पलाश चलस से द्रग देते अनुराग विराग ढाल, कुंजरित मदब से मुकुल सदृश, वह आनंद जिसमें भरा गान, वन स्थल पर एकत्र धरे संस्कृत के सब विज्ञान ज्ञान। ठीक है, तो ये पद्यांश दिया गया, इसको आपने पढ़ लिया। आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। पूछा गया कवि ने नायिका के ललाट की उपमा किससे की है। कमल, अर्धचंद्र, तर्कचाल या भौरा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा
बी अर्धचंद्र। ठीक है, आपने अभी पद्यांश पढ़ा, उसमें दिया गया था। ठीक है, आपको पद्यांश एक बार स्क्रीनशॉट या रोक के दोबारा से अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है उपरोक्त पद्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? रूप वर्णन, प्रकृति वर्णन, बारहमासा वर्णन या विरह वर्णन? तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा रूप वर्णन। क्वेश्चन नंबर 44 है। पूछा गया है बिखरी अलकें जो तर्क जाल निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पूछा गया है बिखरी अलकें जो तर्क जाल, इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है? उपमा, श्लेष, यमक या उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो 44 का ए ऑप्शन और ऑप्शन डी दोनों ही ठीक माने गए हैं। ठीक है, तो जो आपको आपके ऑप्शन में रहेगा आपको वही लगा देना है। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। उपरोक्त गद्यांश में नायिका ने किन किन अंगों का वर्णन है? पूछा गया कि उपरोक्त पद्यांश जो दिया गया है वो नायिका के किन किन अंगों का वर्णन है? पाँव, ललाट, गर्दन, मुख एवं केस। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना, तो मैं आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी केस, ललाट, आँखें, मुख व वक्षस्थल, इन सब का वर्णन नायिका का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है। पूछा गया है मुकुल शब्द का अर्थ है। ठीक है, मुकुल का क्या है? खिलती हुई कली, सुंदर मुख, भ्रमर या किनारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलती हुई कली। क्वेश्चन नंबर 47 है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है? भाषाई आदतों का निर्माण, भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण, भाषा के शब्दों का निर्माण, भाषा के मानक रूप का ग्रहण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भाषा के शब्दों का निर्माण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 है। पूछा गया है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? ठीक है, यहाँ ध्यान देना, अनुचित पूछा गया है। तो विद्यालय गए बिना भी भाषा अर्जन संभव है। व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। बालकों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। तो अनुचित पूछा गया है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी कि व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है, आप बिना पुस्तक के भी भाषा अर्जन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। व्याकरणगत शुद्धता पर जोर देना, छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, पुस्तकीय ज्ञान पर अतिरिक्त बल, केवल व्याख्यान विधि का सहारा लेना। तो भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण जो है वो छात्रों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 50 है। वह 9 2 11 हो गया, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? पूछा गया है रुणा, गौड़ी, उपादान या लक्षण लक्षणा। ठीक है, तो आपको बताना कि वह 9 2 11 हो गया, इसमें कौन सी शक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, रुणा लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझसे विलीन झंकार सकल, मुझसे लय है संसार सकल। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं, इसको आपको बताना कि इसमें कौन सा रस है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अद्भुत रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दिया गया वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो, वाक्य में कौन सा काल है? वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो। तो सामान्य भूतकाल, संभाव्य, पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी संभाव्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि। तो परमेश्वर में आपकी हो जाएगी गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया 54 से 58 तक गद्यांश है। दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 54 से 58 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्पों का चयन करना। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। दिया गया मैं साहित्य की हूँ, मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो बागजाल मनुष्य को दुर्गत, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख, कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने से में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा धंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ के प्रयत्न ने मनुष्यता को दबोच लिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है, उसके प्रत्येक भाव और बलिदान के कार्य में भी चाल का संसाधन पाया जाता है। ठीक है, तो ये गद्यांश दिया गया था। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है।
दिया गया है जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य की पहचान क्या है। ठीक है, तो आपने अभी ऊपर गद्यांश पढ़ा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार रोक के स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा जाति और धर्म की सीमा से मुक्त जो है वो जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूछा गया उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारा समय कठिन क्या है। तो दुनिया भर में हो रहे युद्धों के कारण, विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थों के कारण, विश्व में फैली महामारी या राजनीति में विद्यमान भ्रष्टाचार के कारण। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थों के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है। आपको बताना संसार का संकीर्ण स्वार्थों में बढ़ जाना, सच्चे त्याग और बलिदान पर संदेह करना, विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना, केवल अपने ही दल के व्यक्ति को नेता मानना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है। ठीक है, नहीं को एक बार मार्क कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, पूछा गया साहित्य को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। राष्ट्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, विश्व की या मनुष्य की दृष्टि से। तो साहित्य को इसका सर्वोत्तम इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वैसे तो आप समाज की दृष्टि से देखना, सबसे उपयुक्त पूछा गया तो मनुष्य की दृष्टि से। ठीक है, साहित्य को देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 का डी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, साहित्य वह है जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है, जिसमें कल्पना का विकास होता है, जिसमें शब्दों का चमत्कार होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है, साहित्य वही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अच्छी नीयत से काम करते रहोगे तो आटे दाल का भाव अपने आप मालूम हो जाएगा। अभी से घबराने लगी, अबे हुआ ही क्या है, आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा। आजकल तो वह दिन रात परिश्रम कर रहा है, भगवान चाहेगा तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है, आजकल वे बाज़ार से ख़रीदारी करते हैं, उन्हें आटे दाल का भाव मालूम रहा है। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अभी से घबराने लगे, अभी हुआ ही क्या है, आटे दाल का भाव तो अब मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बच्चे, ऑप्शन ए है, उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें दिया स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। तो भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इसमें स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। ठीक है, द्वितीय भाषा हिंदी। ठीक है, प्रीवियस ईयर उत्तराखंड टेट 2020 में जो द्वितीय भाषा में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब आइए उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन है, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयुक्त करते हैं, मानदंड परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित, निदानात्मक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु क्या करते हैं हम, ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, पूछा गया है निम्नलिखित में से अर्धसमृद्ध स्वर कौन सा है। तो आपको बताना है कि अर्धसमृद्ध कौन सा, ओ, औ, आ और ए। ठीक है, इनमें चारों में से ऑप्शन ए आपका ओ जो है अर्धसमृद्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, गियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा है वो कहा है गियर्सन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाए आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, पूछा गया किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसका दूसरा नाम जो है वो आलाखंड है। पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या परमाल रासो। तो ऐसी जो रचना है वो है परमाल रासो जिसका दूसरा नाम आलाखंड दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, दिया गया कि काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, पंक्ति किस कवि के जन्म से संबंधित है, कबीरदास, सूरदास, रैदास या जायसी। तो ये जो पंक्ति है ये है कबीरदास के जन्म से संबंधित, कि काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्साह शब्द उदाहरण है दीर्घ संधि का, व्यंजन संधि। ठीक है,
गुण संधि या ईड़ संधि का। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, नमस्ते शब्द संधि विच्छेद है, नमधनते, नमस्ते, नमस्धनते या नमस्ते। तो इसका 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 होगा, माफ कीजिए 67 का नमस्ते। ठीक है, नमधन ते, इसमें विसर्ग जो है वो आदेशा में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, ऋजु शब्द का विलोम है अब्रक, बर्क, सहृदय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ऋजु शब्द का विलोम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋजु का जो है विलोम शब्द वक्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है अनादि, मनोहर, जलमग्न, ईश्वरदत्त। तो अलग करण तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरदत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सरंग शब्द की सही वर्तनी विश्लेषण है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लीजिए, मैं आपको सही आंसर बता देना हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के 71 से 75 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया है, आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। किंतु इस तथ्य का दूसरा पहलू भी है, वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी हैं, उससे मानव में अंतर घटा है, जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नए आयाम मिले हैं। जो सहयोग छोटे से ग्राम या समाज तक सीमित था, वह अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय वार्ता पर अधिक बल दिए जाने लगा है। युद्ध पहले से अधिक गहरे ठहराया जाने लगा है, समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गए हैं। इसलिए यह कहना तो उचित नहीं जान पड़ता कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ, किंतु संप्रति इतना अवश्य है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका कि पूरी मूल्य अवस्था दे सके। अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन में ही रही है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभाव डाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना। हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया है। हमारी रुचि शुद्ध भौतिकवादी बन गई है। हम पूर्णतः आत्म केंद्रित हो गए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वैज्ञानिक चिंतन में से क्या परिवर्तन हुआ है। हमें अधिक भौतिक लाभ मिलने लगे हैं। हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास हुआ है। ऑप्शन सी है, अब हम ग्राम तक सीमित न रहकर विश्व भ्रमण करना चाहते हैं। विश्व के भौतिक सुखों के प्रति अधिक आकृष्ट हुए हैं। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का बी। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं। आज मूल्य की ही महत्वहीन हो गए हैं। आज सभी मूल्यों के नवनिर्माण से ही हम विश्वास करते हैं। नहीं, अधिकांश पुरातन ही संशोधित रूप से आ रहे हैं। हम पुरातन मूल्यों को बदलना नहीं चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कि अधिकांश पुरातन ही संशोधित रूप से आ रहे हैं। आपने गद्यांश पढ़ा था। ठीक है, सेम उसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विज्ञान के नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है। विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण बना दिया। बी ऑप्शन है, रंग भेद व नस्लवाद को बढ़ावा दिया, मनुष्य को आत्म केंद्रित बना दिया। ऑप्शन डी है, मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया। ठीक है, तो 74 का राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो विज्ञान का महत्व, मूल्य चिंतन, पुरातन मूल्यों का महत्व, अंतर्राष्ट्रीयता की परिकल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा पुरातन मूल्यों का महत्व। क्वेश्चन नंबर 76 है, जब स्व शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तब वहाँ होती है अविधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा लक्षणा, कि जब शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तब वहाँ पे लक्षणा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, अमानुषी भूमि अवानारी करो। ये वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष या अलंकार दोष। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है बी, वाक्य दोष।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दिया गया है बीभत्स रस का स्थायी भाव है, तो आपको बताना है कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये होता है जुगुप्सा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, कमल से नैन और नैन से कमल है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है कि कमल से नैन और नैन से कमल है। इसमें आपको दिया गया है उपमेयोपमा, पूर्णोपमा या लुप्तोपमा या मालोपमा, ये आपको 4 दिए गए, इनमें से बताना कि कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर आपको हो जाएगा ए। ठीक है, राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ वंदनी के लिए लाए क्या संदेश। तो ये पूछा गया कौन सा छंद है, उपरोक्त जो पंक्ति दी है उसमें कौन सा छंद है, तो आपको बताना है सोरठा, दोहा, भरवे या छप्पे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, दोहा। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 81 से 85 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में दिया गया है कि हिमालय इस देश की जगत धात्री शक्ति का पिता है, इसलिए इस देश का कुल गुरु है। ज्ञान, योग, तप के प्रतिमान विश्व को ऐश्वर्य जिस शक्ति के कारण मिलना है, वह शक्ति हिमालय की द्विता है। पार्थिव शक्ति का एक दूसरा पर्याय है पार्वती, और उस पार्वती से अभिभक्त होकर शिव इस देश के जीवन दर्शन के साक्षात प्रतीक बन गए हैं। यह जीवन दर्शन न केवल देवताओं के सेनानी कुमार को जन्म देता है, बल्कि समस्त विधाओं, कलाओं और संस्कृति की विभिन्न परंपराओं को भी जन्म देता है। भारतीय संस्कृति अखंड जीवन में विश्वास रखती है, उसमें विरोध नहीं है, उसमें गजा जिन भी दुकुल है, भस्म भी चंदन बन जाता है। हिमालय के स्मरण भारत की इस समग्र दृष्टि का स्मरण है, क्योंकि यह दृष्टि हिमालय के वात्सल्य से उभरी हुई दृष्टि है। भारतीय साहित्य में गंभीरता के लिए, समर्थ और धैर्य के लिए हिमवान उपमान के रूप में बार बार दोहराए गए हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, पूछा गया है कि लेखक ने हिमालय को इस देश को कुल गुरु क्यों माना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपको राइट आंसर बताना। आपने गद्यांश ऊपर पढ़ ही लिया। देश के शीर्ष को सुशोभित होने से, यह नागाधिराज की गरिमा प्राप्त करने से, आदिकाल से सिद्ध पुरुषों की तपस्थली, यह जगत धात्री शक्ति का जनक होने से। तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। आपने सबसे पहली लाइन में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, पूछा गया है जगत धात्री शक्ति किसे कहा गया है। ब्रह्मा की आदि शक्ति को, दैत्यवध करने दुर्गा को, शिव की शक्ति, ये हिमालय की वात्सल्यमय दृष्टि को। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा शिव की शक्ति स्वरूपा पार्वती को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पूछा गया भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वह सर्वजन हिताय की भावना से प्रेरित है, सर्वधर्म संभाव पर आस्था रखती है, अखंड जीवन में विश्वास रखती है, यह जीवन की नश्वरता पर विश्वास रखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 83 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिमालय जनमानस को किस बात से प्रेरित करता है। श्रेष्ठतम चिंतन के लिए, पवित्र भावना से पूर्ण समग्र दृष्टि के लिए, और ऑप्शन सी है उच्चतम आदर्शों के निर्वहन के लिए, ऑप्शन डी है आत्मविश्वास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पवित्र भावना से पूर्ण समग्र दृष्टि के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, पूछा गया है साहित्य जगत में हिमालय को किसका उपमान जाना जाता है। तो आपको बताना है अविचल धैर्य का, गंभीरता का, पवित्रता का या श्रेष्ठतम का। तो ये माना जाता है अविचल धैर्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 का, पूछा गया निम्न में से कौन सा पाठ्यपुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है। पाठ्यपुस्तक में चित्रों का समावेश, पाठकों की संख्या, भाषा शैली, पाठ्य पुस्तक का आवरण। तो पूछा गया कि कौन सा पाठ्यपुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पाठ्यपुस्तक का आवरण, ये पाठ्यपुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है। भाषा के ग्रहात्मक कौशल हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है कि भाषा के ग्रहात्मक कौशल कौन से हैं। सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना, लिखना बोलना या बोलना सुनना। ठीक है, तो ग्रहात्मक कौशल क्या है, सुनना और पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, भाषा की भाषिक बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस प्रकार के प्रश्न सहायक हैं। लघुत्तरात्मक, बहुविकल्पीय, निबंधात्मक या सारांश प्रस्तुत करना।
तो पूछा गया बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए, ठीक है। तो निम्न प्रश्नों में से कौन सहायक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट हो जाएगा बहुविकल्पी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, पूछा गया भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, समाज का या पाठ्य पुस्तक का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, तो वो है समाज का। क्वेश्चन नंबर 90 है डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है, तो ये आपका अधिगम अक्षमता के चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया। पूछा गया कि डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है, पढ़ने संबंधी अक्षमता से, लिखने संबंधी, गणना संबंधी या बोलने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने संबंधी अक्षमता है। तो ये रहे आपके लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हिंदी के प्रीवियस ईयर उत्तराखंड टेट 2020 के क्वेश्चन, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, क्लास में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।